नमस्कार मित्रों। हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस सीरीज में हमने पहले भाग में मार्केट रेगुलेटर्स के बारे में आपको जानकारी दी थी, जिसमें हमने ना आरबीआई, नाबार्ड और जो भी अन्य मार्केट रेगुलेटर्स हैं से भी उनके बारे में बताया था। और आज हम दूसरे चैप्टर्स में जो भारत का मनी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें जो दूसरे मार्केट रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हमने जब बैंकों के बारे में बात की थी तो उसमें हमने एक बैंकों का तरीका बताया था, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो उसका काम क्या था कि एग्जिम बैंक जो है वो बैंकों को रीफाइनेंस करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। यानी फाइनेंस के कारण से कोई बैंक, कोई भी जो इंडस्ट्री वाला है, एक्सपोर्टर, उसका काम रुके नहीं। उसी तरीके से 1957 में बनाया गया, क्योंकि देखिए बाहर के देशों में आपकी कितनी क्रेडिट है और आप किस तरह से काम करेंगे, कौन आपकी साख देगा, उसके ऊपर काम होता है। तो ये जो बीड़ा है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उठाया। और इसका क्या काम है? प्रोवाइड क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, इंश्योरेंस सपोर्ट टू द इंडियन एक्सपोर्टर। एग्जिम बैंक का काम था कि फाइनेंशियल चीज़ें देखना, और जो ये हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, इसका काम है कि भाई एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करे और इंश्योरेंस सपोर्ट करे। और देखिए, मान लीजिए ये खाली भारत के ही नहीं, मान लीजिए भारत से बाहर कोई चीज़ हमें एक्सपोर्ट करनी है और वहाँ की कंपनी की क्या क्रेडिट है, कैसी है, तो ये जो कॉरपोरेशन है वो अपने काउंटर पार्ट से वहाँ पता करता है और फिर भारत में जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको बताता है कि भाई इनकी क्रेडिट ऐसी है और आप इस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एग्जिम बैंक और इसमें मुख्य फ़र्क यही है, एग्जिम बैंक फाइनेंशियल पार्ट देखता है एक्सपोर्ट का, और हमारा तो जो ECGC है ये हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट और इंश्योरेंस सपोर्ट का पार्ट देखता है। और ये जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट को। और ये जो ट्रस्ट है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट, कैटर्स द प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यानी कि मान लीजिए कोई भी नेशनल इंटरेस्ट के और नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट हैं, उन सब प्रोजेक्ट को ये एक्सपोर्ट करने के लिए, मान लीजिए कभी ये भारत से ये चीज़ हमारी बहुत होती है और हम दूसरे देश में ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें जो है ये हमारा नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट जो है वो हमारी हेल्प करता है, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। दूसरा है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए विश्व में जहाँ भी हमारी ये आज मॉडर्न बैंकिंग प्रणाली है, तो उन सब मॉडर्न बैंकिंग प्रणालियों ने एक स्टैंडर्ड कोड बनाए हुए हैं कि उस तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होंगे, बैंकें उस तरह से काम करेंगी। और भारत में जो बैंकिंग हमने देखा कि यूरोपियन और जब ब्रिटिश लोगों की जो है वो देन है, तो इसीलिए हमारी जो बैंक प्रणाली है उसमें भी जो स्टैंडर्ड्स हैं और क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, क्या आपका मॉडर्न अप्रेंटिस होना चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, वो सारे स्टैंडर्ड सेट करने के लिए BCSBI फॉर्म हुआ, यानी बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। वो कब बना? 2006 में। देखिए जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर की स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बैंकों का मर्ज हो रहा है। जैसे जैसे फाइनेंशियल और मनी मार्केट बढ़ेगा उस तरह से ये चीज़ आ जाएगी। और ये जान रखिए ये एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये एक स्वैच्छिक है जो सब बैंकों ने मिलके बनाया है। और जो भी ये कोड है इसका उद्देश्य क्या है? कोड ऑफ
बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, यानी कस्टमर जो है उनके साथ बैंकों का क्या कनेक्शन रहे, कस्टमर को कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और ग्रोथ हो, यानी कि स्टेबिलिटी विद ग्रोथ। दिस कोड अप्लाइज टू सेविंग डिपॉजिट्स, करेंट अकाउंट, कार्ड प्रोडक्ट, सर्विसेज, लोन एंड ओवरड्राफ्ट एंड पेमेंट सर्विस इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि पूरा ही बैंकिंग सेक्टर जो है, ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए ये जो है वो बोर्ड जो है वो एक स्टैंडर्ड कोड बनाता है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और इस बोर्ड का जो है एक जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट के भी कुछ नुमाइंदे हैं और बैंकों के भी हैं। तो वो सारा जो है बोर्ड जो है वो जो भी हमारे मॉनेटरी और फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उसके बारे में ये किया जाता है। और ये हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटिश से, जो ब्रिटिश में बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड बना है उसी तर्ज पर हमने भारत में भी इसको बनाया है। और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत ये सोसाइटी बनाई गई है और ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वैधानिक नहीं, स्वैच्छिक ऑर्गेनाइजेशन है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हमने जब बात की थी कि एफसीआई की, फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो उसका ये एक सब्सिडरी है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 86 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। लेकिन इसका जो स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा काम है वो ये सबसे बड़ा काम है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए। यानी कि जो भी हम आज शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग देख रहे हैं, जो भी आज हम लोग जो डिजिटलाइजेशन देख रहे हैं, तो वो सारा जो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लार्जेस्ट कस्टोडियन और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। यानी कि जो भी डिजिटल चीज़ें रहेंगी, जो डिजिटल डिपॉजिट हैं, उनका लार्जेस्ट कस्टोडियन कौन है, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको आप इस तरह से समझिए कि सरकार के शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी डिजिटल काम हो रहे हैं, डीमेटेरियलाइजेशन हो रहा है शेयर्स का, उन सब का जो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है वो स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और ये जो है वो जो हमारा फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था उसका ये एक सब्सिडरी है। नेशनल पेंशन स्कीम जो हमारी बनी है, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए भी ये पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में भी जो भी डिपॉजिट्स आ रही हैं, जो भी कार्य हो रहा है, उसमें भी ये पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जो सरकार के जो फाइनेंशियल और मॉनेटरी यानी वित्तीय जो भी चीज़ें हैं उनका अगर रिकॉर्ड रखना है तो वो रिकॉर्ड रखने का काम दिया गया है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। और ये भारत सरकार की एकमात्र सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल कौन प्रोवाइड करता है, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी कौन है, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में कितनी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज हैं, तो भाई एक है और वो भी कौन सी है, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये किसकी सब्सिडरीज है, तो ये एफसीआई की सब्सिडरीज है जो हमने देखा था पहले। तो ये स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। देखिए ये एजेंसी जो बनाई गई है उसको आप अगर एक लेमैन भाषा में, के सरल शब्दों में समझें, मान लीजिए आपने कोई बैंक से लोन लिया
और बैंक से लोन लेने के बाद आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज में रखी तो उसका रिकॉर्ड ये रखेगा। मान लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और कई बार पहले ये होता था कि एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर 2 या 3 मॉर्टगेज हो जाते थे और ख़रीदने वाला बेचारा पछताता था, और जो बैंक होते थे वो बोलते थे कि भाई हमारा पैसा हमको दीजिए। तो इस तरह के फ्रॉड बहुत होते थे। तो उन फ्रॉडों से बचने के लिए इसको 2002 में स्थापित किया गया। It was primarily created to check mortgage fraud in which people took multiple loans on same assets from different bank। मान लीजिए कि X की एक प्रॉपर्टी है Y, अब Y के ऊपर उसने स्टेट बैंक से भी लोन ले लिया, फिर दूसरे फर्जी पेपर बना के HDFC से भी ले लिया, फिर एक पेपर बना के उसने बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ले लिया, और बाद में उसने ये वाई प्रॉपर्टी को जेड को बेच भी दिया। यानी कि ये पूरा जो फ्रॉड जो है वो उसने किया और उसकी कोई चेकिंग अथॉरिटी नहीं थी। तो उसको करने के लिए इसकी स्थापना की गई, और जितने भी मॉर्टगेज बैंकों में होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के होते हैं जिनके ऊपर लोन लिया जाता है और दिया जाता है, उन सब की रजिस्ट्री जो है वो आपके सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, उसमें इनकी होगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो फ्रॉड हैं वो आपके नहीं रहेंगे, और इसमें गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है वो 50% है, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने पैसा लगाया है, और नेशनल हाउसिंग बैंक जो हमने देखा कि भाई हाउसिंग सेक्टर की रेगुलेटरी है, नेशनल हाउसिंग बैंक इसकी भी शेयर होल्डर है। According to government directive, financial institution must register a banking and economic awareness mortgage within 30 days of its creation। यानी कि सबके लिए बहुत क्लियर है कि जब भी ये मॉर्टगेज का कुछ भी क्रिएशन होता है 30 दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि मोस्टली बैंक हुई वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगी ताकि कुछ भी फ्रॉड हो उसका पता चल सके। It aims to help potential buyers by providing them proper history of the assets, and lenders can access data to check whether the same assets has been mortgaged within any other financial institution। यानी कि इसके पोर्टल पे जाके जो बायर है वो चेक कर सके कि मेरी ये प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से कोई मोर्टगेज तो नहीं है, किसी को बेची हुई तो नहीं है, और जो लेंडर है वो भी देख सके कि मैं जो कोई असेट्स खरीद रहा हूँ वो असेट्स कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मोर्टगेज रखी गई है। उद्देश्य एक ही है कि ये जो मल्टीपल एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर लोन होते हैं और जो फ्रॉड होते हैं उनसे बचा जाए। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ये भी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और नाबार्ड और जो दूसरे इस फील्ड में काम कर रहे हैं उसी में ये एक काम करता है। और स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखिए, नाबार्ड है वो इन जनरल टोटलिटी को देखता है, और जो हमारा ये काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी जिसको हम कैप आर्ट भी बोलते हैं, उसका काम क्या है कि स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आई उसके रिलेटेड रूरल एरियाज में ये डेवलपमेंट का आपको सपोर्ट करेगा। दिस एजेंसी इज ए मेजर प्रमोटर ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। और इसका क्या है, प्लान, अंडरटेक, डेवलप, मेंटेन एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट्स स्कीम एम्ड एट ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। यानी कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इनको दिया जाता है जिसको ये लोग डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं टेक्निकली, और जो फाइनेंशियली उसकी रिकमेंडेशन करते हैं। वो काम जो है वो कैप आर्ट करता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा नई दिल्ली में है।
आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भाई जब नाबार्ड और वो काम कर रहे हैं तो इनकी क्या ज़रूरत है, लेकिन देखिए जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे स्पेशलाइजेशन भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए नाबार्ड इन टोटलिटी देखता है और इनको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिनको ये डेवलप करता है। यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट, और जिसका पहले नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये यूटीआई एक्ट पास किया गया 30 दिसंबर 1963 को और 1964 से यूटीआई ने काम चालू किया गया। इनिशियली इसकी कैपिटल 5 करोड़ थी। कंट्रीब्यूटेड आरबीआई, एलआईसी, एसबीआई जो थे वो इसके शेयर होल्डर्स थे। इसको हम आज अगर लेमैन भाषा में कहें तो ये भारत का पहला म्यूचुअल फंड था। पहला म्यूचुअल फंड जो था वो ये था, और कर्नल आकाश बहल जो थे वो यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट के लिए, उस वक्त यूटीआई था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशन क्षमा कीजिए रिकमेंडेशन की थी और इसी का नाम बदल के यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट कर दिया गया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। और जो अभी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसकी बहुत बड़ा रोल रहा कि ये स्मॉल सेविंग्स जो होती हैं, स्मॉल सेविंग्स, वो स्मॉल सेविंग सिक्योरिटी मार्केट में आए, तो उसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बहुत रोल प्ले किया और उसकी यूनिट 64 बहुत पॉपुलर थी और इसका बहुत लार्ज बेस्ड, करोड़ों में इसके सब्सक्राइबर थे, इसके कस्टमर हैं, और आज भी ये भारत की सबसे बड़ी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है। नाउ हम बात करते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, इसके साथ ही नाम से पता चल जाता है कि भाई फाइनेंशियल सेक्टर का काम करने वाली है, लेकिन नॉन बैंकिंग है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि मेजर डिफरेंस क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंकों में, क्योंकि दोनों फाइनेंस में काम करती हैं, तो देखिए एनबीएफसी जो है वो डिपॉजिट्स मतलब जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, वो नहीं खोल सकती। वो टाइम डिपॉजिट ले सकती हैं, सॉरी डिमांड डिपॉजिट वो नहीं खोल सकती, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट वो नहीं खोल सकती। टाइम डिपॉजिट जो है वो अकाउंट ये एनबीएफसी खोल सकती हैं। जैसे हमने देखा सहारा था कि चिट फंड जो स्कीमें थी, पीयरलेस की, या दूसरी भी जो बजाज फाइनेंस है, ये सब टाइम डिपॉजिट लेते हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट यानी कि करंट और सेविंग अकाउंट ये लोग नहीं खोल सकते। दूसरा, ये एनआरआई से डिपॉजिट नहीं ले सकते, एनआरआई से डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। तीसरा, ये जो हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, यानी जो क्लियरिंग हाउस, उसके ये पार्ट नहीं होते हैं। यानी कि एनबीएफसी में 3 मेजर चीज़ें हैं जो बैंकों में होती है, जो इनमें नहीं होती हैं। डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, एनआरआई डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, और पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के ये भाग नहीं है। फिर इनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है, कैन नॉट लैंड मोर देन 25,000 इन कैश अगेंस्ट गोल्ड, गोल्ड के ऊपर ये कभी लोन ले नहीं सकते। फिर कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑफ इटसेल्फ। देखिए हम लोग पहले देखते थे बैंकर्स चेक, बैंक जो है डिमांड ड्राफ्ट इशू करते हैं, बैंकर्स चेक इशू करते हैं, लेकिन ये जो है वो खुद के ऊपर ही चेक इशू नहीं कर सकते। लेकिन एनबीएफसी भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये लेस पेपर वर्क में
और ज़्यादा पब्लिक तक रीच में फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट में अपना काम करते हैं। और इसके लिए मिनिमम कितनी चाहिए, 200 lakhs की जो है वो कैपिटल आपकी होनी चाहिए। ये लोन दे सकते हैं, एडवांसेस दे सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, एनी अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब जो है उसमें ये अपने एनबीएफसी काम कर सकते हैं। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, और जो है वो टाइम डिपॉजिट्स जो है वो अपने ये लोग ले सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उसके लिए क्या है, मिनिमम पीरियड 12 महीने यानी 1 साल और मैक्सिमम 5 साल। यानी कि अगर उनको टाइम डिपॉजिट लेनी है तो मिनिमम 12 महीने से ज़्यादा की हो और लेस देन 60 महीना यानी 1 साल से ऊपर और 5 साल के नीचे वो डिपॉजिट ले सकती हैं। दूसरा कि जो बैंकों में डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है, जो इंश्योरेंस गारंटी वाली जो हमारी स्कीम होती है वो एनबीएफसी में अवेलेबल नहीं है। यानी कि आपने जो कोई डिपॉजिट्स की, हमने देखा है बैंकों में 5 लाख तक की डिपॉजिट आपकी जो है पहले 1 लाख थी और 5 लाख तक की डिपॉजिट जो है वो बैंकों की आपकी इंश्योर्ड होती है, लेकिन एनबीएफसी में ये चीज़ नहीं है। यानी कि हम देखते हैं जैसे सहारा है या पीयरलेस चिट फंड है, जो कई चिट फंड हमारे देखते हैं, उनमें अगर आपके पैसे डूब जाएं तो आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। तो कई बार आदमी ज़्यादा लालच में इनमें डिपॉजिट देता है, लेकिन होता यह है कि अगर वो पैसे डूब जाएं तो आपको गवर्नमेंट से कोई राहत नहीं मिलेगी। हम सहारा के केस में देख रहे हैं, अभी भी सहारा की सुप्रीम कोर्ट और उनमें केसेस चल रहे हैं और जो उनके खाता धारक है उनको राहत मिली नहीं है। अब एनबीएफसी जो कई तरीके की जो है वो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होती हैं। असेट्स फाइनेंस एनबीएफसी जो फिजिकल असेट्स के ऊपर आपको लोन देगी, लेंडिंग करेगी। असेट्स फाइनेंस होती है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज जिनका प्रिंसिपल बिजनेस है कि एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए आपको लोन देगी और शेयर मार्केट से सिक्योरिटीज़ लेंगी भी सही। और लोन कंपनी जिनका बिजनेस ही है कि लोन और एडवांसेस देना। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी कि जिनका प्रिंसिपल बिजनेस है कि भाई फाइनेंस देना है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे आईडीएफसी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, उनका काम ये था कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन देंगे। शेयर मार्केट को लोन देने वाली वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। असेट्स फाइनेंशियल जो फिजिकल असेट्स को जो लोन देती हैं, रिकंस्ट्रक्शन उनका करती हैं, री असेट्स का क्रिएशन करती हैं, वो ये काम करती हैं। और एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस यानी कि माइक्रो फाइनेंस देने के लिए, छोटी छोटी बचतें देने के लिए, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस, उसका उदाहरण आप देख लीजिए मुथूट फाइनेंस है, तो मुथूट फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस का वो काम करती है। तो वो अपने आप को शो बताती है कि भाई ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। एनबीएफसी एमएफआई उनको लिखना पड़ता है। यानी कि असेट्स फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट, लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन बैंकिंग, ये जो तरीके की है वो फाइनेंस कंपनियां इस तरह की होती हैं। फिर हमने देखा गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी। गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी जो है जैसे मुथूट फाइनेंस, मणिपुरम फाइनेंस, मुथूट फिनक्रॉप, ये सब क्या गोल्ड लोन देती हैं। ये गोल्ड लोन एनबीएफसी हो गए। और एक नया वर्ड आता है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। अब नॉन होल्डिंग फाइनेंशियल ऑपरेटिव कंपनी जो है उसको आप समझिए। प्रमोटर ग्रुप्स विल बी permitted to set up a new bank only through a wholly owned NOFHC, यानी non operative financial holding company, which will hold
बैंक एज वेल एज ऑल अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये जो नॉन होल्डिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, मान लीजिए कि बंधन बैंक पहले, बंधन बैंक पहले देखिए जैसे बंधन बैंक है पहले, अब बंधन बैंक ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से अपनी बैंक बनाई, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी उससे बैंक बनाई, तो बंधन बैंक ने एक बंधन फाइनेंशियल कंपनी बनाई। वो कंपनी इसकी प्रमोटर है किसकी? बंधन बैंक की। लेकिन वो प्रमोटर तो है, लेकिन पूरी तरह से ओन कौन करता है? बंधन बैंक को पूरा ओन करता है उसकी नॉन होल्डिंग फाइनेंशियल कंपनी ओन करती है। और वो जो कंपनी है, वो कंपनी जो है फाइनेंशियल सेक्टर में वो जाएगी नहीं, लेकिन उसको आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विद द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका एयू स्मॉल फाइनेंस के लिए भी एयू नॉन होल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इसी तरह से जो जैना है, तो उनका भी जैना नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। यानी कि ये फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी जो स्मॉल फाइनेंस बैंकों को प्रमोट करती है, या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां बैंक में जाना चाहती हैं, तो वो होल्डिंग कंपनी जो है वो इनके शेयर होल्ड करती है और वो उनको कंट्रोल करती है। लेकिन वो कोई डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं, खाली उनका काम लैंडिंग है, और वो भी कहाँ तक? जो बैंक उन्होंने प्रमोट की है वहाँ तक। डिपॉजिट्स ये लोग बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। अब हम देखते हैं मुद्रा बैंक। मुद्रा के नाम से स्पष्ट है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। यानी कि जब मोदी सरकार आई 2014 में, तब उन्होंने ये एक बैंक का विचार लाया कि भाई जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको जो फाइनेंस चाहिए 5,000, 10,000, 50,000, उनको कैसे फाइनेंस मिले। तो उसके लिए उन्होंने माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा को बनाया। और ये जो है वो जो बैंक माइक्रो यूनिट्स को लोन दे रहे हैं उनको ये रीफाइनेंस करती है। जो माइक्रो फाइनेंस वाली एनबीएफसीज हैं उनको ये रीफाइनेंस करती है। और इसकी स्थापना हुई 2015 में। इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये सब्सिडरी स्थापित की गई सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये उसकी सब्सिडरी बनी। और इसका क्या काम है? लो रेट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये लो रेट पे लोन देती है ताकि वो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट के लिए लोन दे सके। और ये मुद्रा बैंक जो है और ये 3 तरीके से लोन देती हैं। शिशु स्कीम में 50,000 का, किशोर में 50,000 से 5 लाख, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख। यानी कि जो हमने देखा है एमएसएमई की डेफिनेशन में, यानी कि ये मैक्सिमम लोन लिमिट इसकी कितनी है? 10 लाख तक ये लोन देती है। मिनिमम आपकी
50,000 तक का लोन देती है। यानी कि उद्देश्य क्या है कि मान लीजिए कोई कुशल कारीगर है, लकड़ी का काम करता है और उसको अपनी यूनिट डालनी है, तो उसको एक छोटा लोन मिल जाए। मान लीजिए कोई घर पे पापड़ उद्योग, गृह उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको एक लोन मिल जाए। और माइक्रो फाइनेंस का ये रीफाइनेंस करती हैं। जो एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस में है और जो बैंकें माइक्रो फाइनेंस दे रही हैं, उनका रीफाइनेंस करने का काम आपके मुद्रा बैंक करता है। Different aspects of types of NBFC registered with RBI. अकाउंट एग्रीगेटर्स। अकाउंट एग्रीगेटर्स का मतलब समझिए कि वो जो डिजिटल अकाउंट्स रखते हों, जैसे कैम्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका सारा आपको कैम्प्स के पास में मिल जाएगा। मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में आना चाहता है, तो उनको अकाउंट एग्रीगेटर की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई किस तरह से वो सारा चीज़ें जो है वो रजिस्टर्ड करें। तो ये जो सारे काम हैं वो अकाउंट एग्रीगेटर्स करते हैं। कुकजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद में फिनसेक, ए सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, NESL एसेट डाटा लिमिटेड। यानी कि ये जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में डाटा हैं, वो सारा अकाउंट रखने का जो काम है, जैसे हमारे अकाउंट रखे जाते हैं फैक्ट्रियों में, आपके दुकानों में, बिजनेस में, उसी तरीके से ये जो सारे अकाउंट रखने हैं वो ये काम ये करते। क्षमा कीजिए। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं उनकी मिनिमम साइज क्या होती है, 100 करोड़ रुपए से वो कर सकते हैं। और उनका मेन बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस ये है कि शेयर्स और सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि एक तरह से जैसे हम देखते हैं शेयर मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं शेयर मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, मनी इन्फ्लूजन के लिए, उसी तरीके से ये जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं ये हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं। और ये भी कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में, शेयर मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में मनी इन्फ्यूजन का काम करती हैं। और इनका 90% ऑफ नेट असेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स। तो यानी कि इनका एक बहुत क्लियर चीज़ है कि भाई इनका काम खाली इन्वेस्टमेंट है और 90% इनका नेट असेट्स होनी चाहिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनमें। P2P कंपनी यानी कि पर्सन टू पर्सन। देखिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने हैं इसमें हम देखते हैं कि बैंकों को रीफाइनेंस कर रहे हैं, एक्सपोर्टर को रीफाइनेंस कर रहे हैं, या मान लीजिए किसी के थ्रू लोन जा रहा है। मान लीजिए आपको माइक्रो फाइनेंस मुद्रा बैंक से लोन लेना है, तो बैंक आपको लोन दे रही है और बैंक को जो रीफाइनेंस है वो मुद्रा कर रही है। तो ये P2P नहीं हुआ। ये जो कंपनियां हैं ये ऐसी NBFC है जो पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन जो है वो लोन देती है। दे वुड नॉट एनक्रॉच ऑन फंक्शंस ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स और NBFC। यानी कि वो ट्रेडिशनल बैंक्स और NBFC में नहीं जाएंगे। और द फंड ट्रांसफर शुड बी मेड डायरेक्टली इनटू बोरोवर्स अकाउंट फ्रॉम द लेंडर। यानी कि जो लेंडर है वो डायरेक्ट पैसा देगा किसको, बोरोवर को। तो कोई बीच में दूसरा इसमें NBFC या बैंक नहीं है। और मिनिमम जो कैपिटल है वो रिक्वायरमेंट चाहिए 2 करोड़ रुपया। और कंपनी कैन नॉट एश्योर रिटर्न्स टू द लेंडर्स। और ये जो है कोई लेंडर को, मान लीजिए मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ
तो कोई एश्योरेंस नहीं है कि भाई रिटर्न होगा नहीं होगा, वो तुम देखो। यानी पब्लिक टू पब्लिक, पर्सन टू पर्सन जो है वो देख के आपको पैसा देना है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सस्ते पे पैसा मिल जाता है, कम पेपर वर्क में काम हो जाता है, और पर्सन टू पर्सन आप पहचान सकते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि बीच में एश्योरेंस देने वाली, क्रेडिट देने वाली कोई एजेंसी नहीं है। अब इसको आरबीआई ने स्केल के ऊपर 3 या 4 रेगुलेटरीज को बना दिया है। हमने देखा डिफरेंट टाइप्स, अब एक लेयर बना दी है, बेस लेयर, यानी कि वो एनबीएफसी जिनकी कैपिटल 1000 करोड़ से कम है। 1000 करोड़ से कम जो है वो एनबीएफसी इसमें बेस लेयर में आ गई। मिडिल लेयर में बोला कि जिनकी 1000 करोड़ से ज़्यादा है, और प्राइमरी डीलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड एनबीएफसी हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी बेस लेयर वाली जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है कि कोर इन्वेस्टमेंट में नहीं है। लेकिन जो मिडिल लेयर है जिनकी असेट साइज 1000 करोड़ या उससे ऊपर है, वो इसमें मिडिल लेयर में आ गई। अपर लेयर यानी कि वो एनबीएफसी कंपनी जो आरबीआई ने रिकॉग्नाइज की है, यानी कि वो किस तरह के पैरामीटर्स और क्या काम में ले रही हैं, प्लस कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसमें कैपिटल जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनकी जो वर्क कर रही हैं और किस तरह का लोन दे रही हैं उसके ऊपर उनको अपर लेयर में किया गया है। और टॉप लेयर जो एनबीएफसी है, upper layer may be moved to the top layer if the potential systematic risk from specific companies arises। और टॉप लेयर पे आ जाएंगी अपर लेयर से, जिस तरह का काम रहेगा स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक कंपनीज में पोटेंशियल वो जो है वो ग्रोथ करेंगी। जो अदर रेगुलेटर्स हैं जैसे चिट फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, इंश्योरेंस कंपनीज का हमने देखा आईआरडीआई करती है, हाउसिंग फाइनेंस का तो एनएचबीएच है ही, वेंचर कैपिटल फंड सेबी, मर्चेंट बैंकिंग सेबी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का सेबी, और निधि कंपनीज जो हैं उनका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है वो करती हैं। निधि कंपनी मतलब ऐसी कंपनियां जो कैपिटल अकोमोलेशन करती हैं, निधि मतलब फंड, उनका अकोमोलेशन करती है, उनका करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो दोस्तों हमारा ये आज जो फाइनेंशियल और मनी मार्केट का जो रेगुलेटर था उनका हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। आशा है आपको ये पूरी चीज़ समझ में आई होगी। और ये जो रेगुलेटर्स होते हैं फाइनेंशियल और मॉनेटरी मार्केट के, इनका 2 ऑब्जेक्ट बहुत स्पष्ट होते हैं। पहला डेवलपमेंट और दूसरा स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, जो कस्टमर्स हैं, जो आम जनता है उसके साथ कोई तरह का फ्रॉड नहीं हो, और डेवलपमेंट तो ज़रूरी है। तो आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। और आप हमारा जो वीडियो है कुछ समझ में नहीं आए तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। धन्यवाद।